सरवर, सोचा तुम्हें फोन कर लूं, फिर मेज पर लिखने बैठ गई। इस बीच खासी व्यस्त हो गई थी। हाँ, जयदेव पर एक लंबा टुकड़ा लिखा। तुम भी तो उनसे मिली थी। लिख लेने के बाद कुछ ऐसा एहसास हुआ कि वो कहीं गए नहीं हैं, यहीं हैं। जयदेव, तुम्हें फोन किया था, देर तक बजता रहा, किसी ने उठाया नहीं। क्या शहर में नहीं हो? शायद चाय के बाद टहलने निकल गए हो सकता है किसी को रिसीव करने या छोड़ने स्टेशन तक गए हो। तुम्हारे यहाँ मेहमान तो आए दिन। वहीं चलती हूँ, सैर हो जाएगी और तुमसे मुलाकात भी। इस बरसाती मौसम में स्टेशन पर होना अच्छा लगेगा। मालूम है जय, मैं बचपन से लेकर आज तक समर हिल स्टेशन की छवि पर मुग्ध रही हूँ। ये क्या? प्लेटफॉर्म पर कोई नजर नहीं आ रहा, न कोई मुसाफिर और न तुम ही। इस गीले मौसम में प्लेटफॉर्म अजीब वीरान सा लग रहा है। प्लेटफॉर्म पर मुसाफिर और असबाब नहीं तो स्टेशन कैसा मनहूस, वीरान और सुनसान लगता है। मालूम होता है कहीं धरती और आकाश के बीच लटका हुआ है स्टेशन। बरखा की टपकन के अलावा सभी कुछ स्तब्ध सुनसान है। स्टेशन की छत धुंधियाली सी हुई पड़ी है, रंग मध्यम। केबिन में बत्ती चमक रही है। उसके पीछे के ऊंचे पेड़ गहरा गए हैं। बिना आकार के अंधेरों के चेहरे पहरुओं की तरह पूरे स्टेशन पर छा गए हैं। तुम मिल जाते तो हम इस भीगे मौसम का मजा लेते। चाय का स्टॉल तो स्टेशन पर है नहीं। रेल अथॉरिटी को इसका सुझाव तो दिया ही जा सकता था। जय, मुझे हंसी आ रही है ये सोचकर कि तुम्हारे यहाँ भी स्टॉल की तरह ही चाय बना करती है और तुम ही प्यालों में अपनापन मिलाकर सर्व करते हो। लगता है गाड़ी जतोग से चल चुकी है। सिग्नल डाउन हो गया है। प्लेटफॉर्म पर मेरे सिवाय और कोई नजर नहीं आ रहा। इंजन की भेदती रोशनी धुंध को चीरती हुई ट्रैक पर फैल गई। ये क्या? तुम? हाँ, तुम ही हो। गाड़ी से उतरे और बिना किसी ओर देखे प्लेटफॉर्म पार कर खुले में पड़े बेंच पर जा बैठे। क्या अपनी कॉटेज की छत पर बने घोंसलों को पहचानने की कोशिश कर रहे हो? तुम्ही ने बताया था कि कव्वे छोटे छोटे परिंदों की मेहनत से बने घोंसलों को चोंच मार मार तहस नहस कर जाते हैं और तुम सीढ़ी पर चढ़ तिनकों को दोबारा चुनाते हो। वो छोटी छोटी कटोरियां दिख गई हैं जिनमें तुम उनके लिए चुग्गा भर दिया करते थे। वो छोटी सी गौरैया जिसके जख्मी पांव का तुम इलाज करवा रहे थे, मुझे याद आ गई है। इतनी रहमदिली तुमने कहाँ से समेट ली थी? उन नन्हे मुन्ने परिंदों के लिए तुम कहाँ से वक्त निकाल लिया करते थे? बौछार तेज हो गई है और गरज के साथ बिजली चमकने लगी है। ऐसे में जाने क्या से क्या देखने लगी हूं। स्टेशन को फलांग तुम अंधेरे के साथ साथ कहीं नीचे उतरने लगे हो। पीली घाटी की ओर कदम बढ़ा रहे हो। जयदेव, रुको। वहां अकेले क्या करोगे? किधर बढ़े जा रहे हो? तुम्हारे पैरों तले अब जमीन नहीं, वहां कुछ नहीं। वहां न दीवारें हैं, न दरवाजे और न खिड़कियां। कहीं वो सुनसान सन्नाटे वाला घर तुमने अपने लिए पसंद तो नहीं कर लिया? किसी के सुझाव पर मैं गई थी उसे देखने। एशा डॉन की बगल से एक उदास मनहूस सी उतराई खड्ड की ओर गिरती सी दिखती थी। उसे देखकर मुझे हौल सा पड़ा था। तुमने उधर रुख कैसे कर लिया? तुमने तो बरस दर बरस धूप में चमकती घाटी को देखते देखते गुजारे हैं। पीली घाटी रहने की जगह नहीं, ना ही दिन रात कंप्यूटर पर काम करने की। क्या तुमने कभी दंडकारण्य के पीले प्रभात को देखा है? किनारे पर खड़े होकर उन भयावह कातिल पीत उफानों को, जिन्हें देखते देखते निगाह खिसकने लगती है नीचे की ओर। पीला निस्तेज पनीला हाहाकार करता, चक्रवात बुनता वो फाल और उसे पाताल की ओर धकेलता। इसका रंग तो देखो, न रक्त की ललाई, न हाड़ मांस की जुड़ाई और न धरती की लुनाई। गिर गिर कर पटक रहा था लगातार अपने हत्यारे प्रपंच को। जयदेव, मालूम नहीं ये पत्र तुम्हें पहले क्यों नहीं लिखा। तुम पढ़ सकते तो फोन पर अपनी विनम्र खरी आवाज में कहते, मुझे आपका पत्र मिल गया है, पिछले दिनों व्यस्त रहा, विदेश से लौटकर ही इसका जवाब दूंगा। जयदेव, तुम कहाँ जवाब दोगे? नहीं दोगे। मेरा पत्र तो एक तरफा संवाद है। मैं ही कहती रहूंगी। तुम्हारी ओर का मौन तुम्हारी उपस्थिति होगी। हो सकता है कोई ऐसा इंटरनेट हो जिस पर इस पार और उस पार के संदेशे एक दूसरे को भेजे जा सकते हों। 3 बरस क्या कम होते हैं? नहीं, काफी नहीं होते एक दूसरे को जानने बूझने के लिए।
तुम्हारी हंसी दिख रही है। उतार चढ़ाव में, मनमुटाव में खासा वक्त लग जाता है। हाँ, ठीक कह रहे हो। तुम्हारे पास तो वक्त की ही कमी थी, फिर भी बहुत कुछ कर लिया करते थे। शहर में मित्रों का आगमन, उनका प्रस्थान, बहुत से लोगों के लिए समर हिल का एक नाम जयदेव भी तो रहा है। मैं आंखों में बरसात का वो दिन उतार लाई हूं जब मैं शिमला पहुंची थी। जतोग पर अपने को सुव्यवस्थित किया, सामान पर नजर मारी और खिड़की से अगले मोड़ का इंतजार करने लगी। वहीं स्थित है समर हिल, मेरे बचपन का मनपसंद स्टेशन। एक लंबी सुरंग और आप पहुंच जाएंगे शिमला। बादलों का चंदौवा तना था और वे जमकर बरस रहे थे। प्लेटफॉर्म सुनसान था। एकाएक एक रेनकोट कहीं से प्रकट हुआ और कंपार्टमेंट की ओर बढ़ा। हैंडल घुमाया दरवाजे का और अंदर दाखिल। मैं जयदेव हूँ। जयदेव पांव छूने को नीचे झुके। मैं परेशानी में हड़बड़ाई। हेलो जयदेव, ऐसे नहीं, हम बराबरी से क्यों न मिले? आप मुझसे बड़ी हैं। जयदेव, तुम्हें निराशा होगी, मुझे बड़ा होना नहीं आता। ये मुझ पर छोड़िए, मैं निभा लूंगा। हाँ, सामान सब साथ है ना? साथ ही है, मगर आपने इस मौसम में तकलीफ क्यों की? आपको लेने आया हूँ, बरसात तो होती ही रहती है। समर हिल की सुरंग से बाहर निकल गाड़ी शिमला के प्लेटफॉर्म पर सरक रही है। सामान में कितने नग हैं? मैं गिनने लगी। मुझ पर छोड़ दीजिए, आप उतरिए। प्लेटफॉर्म से बाहर होते ही जयदेव छतरी खोल मेरे हाथ में पकड़ा देते हैं। धन्यवाद जयदेव। राष्ट्रपति निवास, पब्लिक एंट्री, सीढ़ियां। सामान कमरे में लगवा जयदेव ने अपने बैग में से इलेक्ट्रिक केटल निकाली, पानी डाला, प्लग लगाकर ऑन कर दिया। आप जितने में चेंज करें, चाय तैयार हो जाएगी। वाह, मैं उत्साहित हुई। ऐसे मौसम में चाय का प्याला। धन्यवाद जयदेव। केटली में पानी डला था, 2 प्यालों में टी बैग्स, चीनी, ये सभी कुछ निकल रहा है जयदेव के बैग में से। बिस्कुट का पैकेट मेज पर रखते हुए कहा, चेंज करना चाहें तो कर लें, चाय तैयार हुई समझिए। मैं उत्साहित हुई। दूसरे सब ताम पीछे, चाय पहले। जयदेव, उस दोपहर हमारी दोस्ती की वो पहली चाय थी। कितने सुंदर मग तुमने उपहार में दिए। तुम्हारी केटली लगातार मेरी किचन को गरमाती रही। शिमला के उन 3 बरसों में तुम्हारी ही केटली मेरे घर में आते थे कि लाइफलाइन थी। तुम्हारे पास वक्त की इतनी कमी थी जयदेव कि कुछ गिनी चुनी तुम्हारे साथ शामें ही गुजरी। जब कभी तुम घर पर आए भी तो चाय तुम ही ने बनाई। मुझे तुम भाते थे क्योंकि तुम चाय को चाय की तरह चाहते थे। जयदेव, तुम्हें देख रही हूं फुर्तीली चाल में कदम भरते। पोस्टमास्टर हाउस से तुम दाईं ओर उतरे हो, मोड़ से बाईं ओर, फिर स्क्वायर हॉल की ओर जाती सीधी सड़क पर। तुम्हारे कंधे पर झोला लटक रहा है। ये पूरा पिटारा है। किताबें, पेपर, फ्लॉपी और सरोज के हाथों के बने पकवान। तुमने अभी अभी वो चेन फलांगी है जो इस सड़क के मोड़ पर लटकी रहती है। हम लोग कितने प्यार और सत्कार से समझाते। जयदेव, इतने तरद्दुद की बिल्कुल जरूरत नहीं। और तुम ढीठ सयानों की तरह चुपचुपीती हंसी हंसते और नटखट भाव से कहते, बस, एकदम बस, मैं कुछ सुनने के मूड में नहीं, मैं ताज़ी चाय ला रहा हूं। जयदेव मूड में होते तो सुथरा और सुलझा हुआ कहते, लेकिन तर्क और बहस की विरोधी तनातनी में अपने को खामोशी में सोख लेते, मौन हो जाते। नुक्ताचीनी शिकवा शिकायत का सामना न के बराबर। ऐसे में बहुत बार लगता कि तुम अपने को परेशान रखने में माहिर हो। बोलने पर अंकुश लगाने वाली इतनी चुप्पी भी क्यों भला? मैं ऐसे परेशान होती, कभी कभी खींचती और अपनी ओर इशारा करके कहती, मुझसे सीखो, मैं कूड़ा कचरा धूल मिट्टी सब कुछ बुहार देती हूँ, अंदर वाला आत्मा का घर बिल्कुल साफ रखती हूँ। जयदेव व्यंग्य से मुस्कुराते। कभी कभी रौ में आते तो ऐसा कहते जो दरांती के माफिक काट करते हों। पुरअसर कुछ ऐसा कहते कि सुनने वाला चित न हो मगर तिलमिला जाए, जाहिरा तौर पर बौद्धिक खरोंचों को पचा जाए और अंदर तक घायल हो जाए। दुबले पतले अनुशासन प्रिय जयदेव अपने विनम्र परिश्रमी स्वभाव की तमाम असंगतियों को उद्यमशीलता से कुछ ऐसा ढाल लेते कि हुनरमंदों को हतप्रभ कर देते। पिछले 2 दिनों से लगातार पानी बरसता रहा था। संपादक की अंतिम मोहलत कानूनी तारीख की तरह मेरे सिर पर लटकी थी। ये मोहक जाल और जंजाल एक साथ वक्त पर बुन लिया गया तो सुरखरू होने का गहरा एहसास। फैक्स पर नहीं जा सकेगा, बिजली नहीं है। लिखित पर पराई नजर मारी, इतने पन्ने दोबारा कैसे लिखे जाएंगे? हाथ से एक साफ ड्राफ्ट तो और भी किया जा सकता है ना? नहीं, अब हिम्मत नहीं।
बाउलूगंज से पूछती हूँ। फोन नहीं, यहाँ भी बिजली नहीं। जयदेव को फोन किया, अपनी परेशानी बताई। उत्साह से बोले, मुझे पहुंचा दे तो कल सुबह तक निकाल दूंगा। घंटे भर में आप तक पहुंच जाएगा। पन्ने पिन किए, कवर में रखे और मेस में फोन कर कहा, शाम की सब्जी दूध खरीद करने को केसर बाउलूगंज जाए तो। साहिब, वो आधा घंटा पहले निकल गया है। अब खुद ही अपने कान में कहा, मादाम अब खुद ही जाना होगा। चाय, जूते बदले, बरसाती और छाता निकाले, पन्नों को हिफाजत से पॉलिथीन में रखा और बाहर निकल गई। समरहिल की ओर जाती झुरमुरी एकांत की ये सड़क, नीचे से रेल जा रही है। इस छबीली राह की अपनी ही नजाकत। बारिश में नहाती विद्या की खूबसूरत लंबी लंबी हरियाली पत्तियां गुच्छा बनाने को तोड़ने लगती हूँ। जयदेव के यहाँ फूलों और पत्तियों की कमी नहीं, फिर भी ले जाना चाहती हूँ। एक गुलदान के लिए काफी हैं। अब और न तोड़िए। हाँ, ये बताइए कि इस मौसम में आप बाहर क्यों? जयदेव, आप भी इस बारिश में क्यों? मुझे तो कागज पहुंचाने थे ना। मेस में मैंने फोन किया तो जान गया कि आपको कोई लड़का मिलते वाला नहीं, सो सोचा मैं ही ले आता हूँ। जय, ये तुम्हारी अपने साथ और मेरे साथ ज्यादती है। मुझे फाइल दीजिए और घर को लौटिए। चाय पी लें तो कैसा? जयदेव कुछ असमंजस में पड़े। आपको लौटने में दिक्कत होगी, नीचे से आज टैक्सी नहीं मिल सकेगी। हंसकर कहा, हम यहीं चाय पियेंगे। यहाँ? हाँ जयदेव, मेरे पास थर्मस में चाय है। वाह। थर्मस खुली और चाय की चुस्कियों पर हम दोनों हंसते रहे। मजा आ गया। पर आपने ये सोचा कैसे? तेज बारिश में बाहर निकलना हो तो चाय से भरी थर्मस कंधे पर, जब भी तलब हो निकाल लो। चाय की दुकान तक पहुंचने का धीरज आप में नहीं है भी और नहीं भी। मान लो यहीं खड़े होकर कुछ गर्म पीना चाहूं तो समरहिल का ढाबा तो दूर है ना? वाह, जवाब नहीं। खास बात नहीं जय, मौसम की खातिरदारी में अपने लिए ये छोटा सा उपहार। अच्छा जयदेव, कागज में सुबह मंगवा लूंगी, तुम तकलीफ नहीं करोगे। चलो, अब मैं तुम्हें तिब्बत बॉर्डर फोर्स गेस्ट हाउस तक छोड़कर आती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप वहां तक नहीं जाएंगी। जयदेव, तुम मुझे वहां लेने आते हो और छोड़ने भी। मैंने भी शर्त बांध रखी है, मैं यही करने जा रही हूं। मैंने वहीं से तुम्हें उतराई उतरते देखा, तुमने मुड़कर हाथ हिलाया, बाय। जयदेव, उस अचरज भरी शाम का कुछ भी धुंधलाया नहीं है, इरेज नहीं हुआ, वो सुरक्षित है। धूप निकली थी। सेमिनार रूम की ओर बढ़ते बढ़ते मैं लॉन में जा बैठती हूँ। हरी घास पर बिछी है धूप की गर्माहट और क्यारियों को झुलाती लहराती हवाएं। देखा, सामने कैफे की ओर से जयदेव चले आ रहे हैं। मैं हाथ हिलाकर हेलो करती हूँ। जय पास आकर विस्मय से पूछते हैं, आप बाहर क्यों? धूप सेकने को, चाय के बाद अंदर जाने का इरादा है, आप चलें? जय सेमिनार रूम की ओर बढ़ गए। मैं पीछे से जयदेव की चाल में अजीब तरह की बेहिम्मती देखती हूँ। सेमिनार प्रस्तुतियों की हलचलों में ही इन्हें चिन्हा जा सकता है। लॉन में मेज लग चुकी है, चाय, कॉफी, बिस्किट और गुलदानों में फूल। जोनम हाथ में सफेद दस्ताने पहने प्यालों को तरतीब दे रहे हैं। धूप में चमकने लगी रंगीन शॉल और जर्सियां। चाय का प्याला हाथ में ले मैं जयदेव की ओर मुड़ती हूँ। जयदेव, कैसे हो? कल वाले पेपर के लिए मुझे दुख है। दुख क्यों जय? उस पर खासी बहस हुई। जयदेव ने फीके मगर तीखे कंठ से कहा, जानता हूं, वक्त की कमी के कारण इस पर उतना काम नहीं कर सका जितना जरूरी था, फिर रही सही कसर आपने पूरी कर दी। ऐसा कहना मेरे साथ ज्यादती होगी जय? जय व्यंग से हंसे। आप दूसरों के साथ ज्यादती करने में माहिर हैं, आखिर आपने जो खुलासा किया वो कमाल था। इसे ऐसे क्यों देख रहे हो? आलेख जल्दी में लिखा गया था, इतना तो मानोगे? जो सवाल उठे और पूछे गए उन्हें स्पष्ट करना मेरा लेखकीय कर्तव्य और अधिकार दोनों ही थे। अध्यक्ष हरीश त्रिवेदी की ओर से मुझे इजाजत थी और सुझाव भी। ऐसे में सोचा कुछ हर्ज नहीं। जय सिर्फ मुस्कुराए। इस बात को यहीं खत्म करते हैं। नहीं जयदेव, आप वो पाठक नहीं जो किसी भी पाठ के साथ मनमानी करता है। आप किसी भी पाठ वृत्तांत की परतों तक पहुंचने वाले हैं, इसीलिए मुझे हशमत की संरचना को सुस्पष्ट करना जरूरी था। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, दूसरे लोगों की बात भी आप तक पहुंची। अगर सचमुच उचित नहीं था तो माफी मांग लेती हूँ। जयदेव, तुम व्यंग्य से हंसते रहे थे। तुम जानते थे यह औपचारिक था, मेरी मुद्रा जरूर कुछ और कह रही होगी।
दोनों ओर के स्नायु तंत्र विपरीत की ओर खींच रहे थे। उम्र से जिस बड़प्पन की उम्मीद मुझसे की जाती है वो ऐसे मौक़ों पर अक्सर झटका खा जाता है। मैं कई हफ्ते गाहे बगाहे हशमत की सोहबत में अपना अंतर टटोलती रही। कहीं अतिरिक्त आग्रह, पक्षधरता या अपने को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की भंगिमा क्या मेरी ओर से कोई संकेत दे रही थी? जाने क्यों ऐसे मौक़ों पर अपना तौर तरीका कुछ ऐसे उघड़ता है कि दूसरों की शिकायत वाजिब लगने लगती है। कई हफ्ते दोनों ओर फोन पर के संवाद कुछ सर्द और सपाट हुए रहे, फिर भी भले मानस मैत्री फोन जारी रहे। चौकन्ना होना जरूरी था। 3 एक दिन हंसते हंसते जय ने कहा, कहीं आपकी खूबियों का बखान हो रहा था। आपने अपने साथियों को खासा आतंकित कर रखा है। ओह! दोनों ओर से एक लंबी हंसी। न नाम पूछा जाएगा और न ही आतंक की व्याख्या की जाएगी। दोनों ओर से एक दूसरे के लिए इतना लिहाज तो था ही। पत्रिका के लिए एक लंबा आलेख समाप्त हुआ। दिल दिमाग में एक नई चुस्ती और स्फूर्ति। लिफाफा बंद किया, पता लिखा। खाली लिफाफे के पैकेट में कुछ भारी सा महसूस किया। पैकेट खुला। वाह, हरी सुहावनी नोट, कभी अपने से छिपा कर रखे होंगे। खिड़की से बाहर देखा, बादल बरसने को था। तुरंत अपने लिए शाम का प्रोग्राम तय कर लिया। चौड़ा मैदान, पोस्ट ऑफिस से स्पीड पोस्ट में भिजवाया जा सकता है और इन रुपयों का भुगतान सिसिल में। अपने को खबरदार किया, बहुत महंगा है ये 5 सितारा, छोड़ दो उसका ख्याल। सिसिल की चकाचौंधी दुनिया, हमारे मध्य वर्ग की नियति से कुछ कुछ दूर, कुछ कुछ पास, कुछ सच्चे झूठे मुलायम सिंथेटिक मुगालतों की दौड़। आज खुश हूं तो वहीं जाऊंगी। अपने को खबरदार किया, बहुत महंगा है। चलेगा, ये रुपए तो पड़े पाए। फिर जो मैं वहां से ढूंढ लूंगी अपनी एक पुरानी छवि, जिसे वहां ले जाने के लिए नया फ्रॉक और नए जूते दिलवाए गए थे। हम मिल रहे थे अपने संबंधियों से जो लंदन से आए थे और सिसिल में ठहरे थे। बाहर देखा, पनीली टपकन धार में बदल चुकी थी। छोड़ो, सीधे मॉल की ओर निकल जाओ। नहीं नहीं, इरादा बदलने का कोई कारण नहीं। पीटर हाफ को लगभग फलांगते हुए ऑडिट अकाउंट के सामने वाली सड़क से पोस्ट ऑफिस। लिफाफे पर टिकट लगा स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री करवाई और सामने आंखें गड़ाईं। वो रहा सिसिल होटल। हाँ, वही। जंगले में खोलकर छाता फैला रखा है और ऊपर तिरपाल। अंगीठी लहक रही है, भुट्टे भूने जा रहे हैं। सामने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पथरीली पुख्तगी से जमी है। होटल के बाहर की कार पार्किंग में बड़ा जमावड़ा। लाल बत्ती वाली गाड़ियां भी कम नहीं। हिमाचली नौकरशाही। बाबा साहेब की मौजूदगी मेरे नागरिक को आगाह करती है और कदम खुद ब खुद निर्णय लेते हैं। सिसिल जो भी हो, अगर आत्मविश्वास और जेब गर्म हो तो क्या परेशानी है। आत्मविश्वास अब जेब की गर्मी से प्रकट होता है। सामने की ओर बढ़ते हुए सोचा, ये हमारी जगह नहीं, रुपए का ठीक इस्तेमाल करो। मैं इत्मीनान से एक रूखी नज़र 5 सितारा पर डालती हूं और अपनी आत्मछलना से बचकर सब रुपए बचा लेती हूं। बेकरी, केमिस्ट, हलवाई। दशकों पहले ये सजीली सड़क रिक्शा खींचने वालों की गर्म वर्दियों से चमचमाती थी। आज सजे हैं समोसे, जलेबी, गुलाब जामुन। अंगीठियां लहक रही हैं भक भक। कढ़ाइयां चढ़ी हैं और तली जा रही हैं जलेबियां। पूरा हिमाचल हर दिन कितनी टन जलेबी हजम करता होगा? आंकड़े जरूरी हैं, इस पर भी रिसर्च की जा सकती है। चाय ऐसे मौसम में क्यों नहीं? छाता बंद कर अंदर जाने को हूं कि सामने से आते दिखे जयदेव। गर्मजोशी में आप इस मौसम में यहां, और आप इस बरसात में कहां से लौट रहे हैं? मॉल से लौट रहा हूं। मैं मॉल जाने की तैयारी में हूं। क्यों ना एक एक चाय हो जाए? आप और यहां? आपको अटपटा लगेगा। भला ऐसे क्यों कह रहे हो जयदेव? इसलिए कि बाउलूगंज में आपको कभी चाय पीते नहीं देखा। जलेबी समोसे से आपको इतना परहेज क्यों है? शिमला में भीगती शामों का मेवा ही यही है। हम आमने सामने संकरे बेंचों पर विराजमान हो गए। कहाँ ये मिष्टी महक की हलवाई की हट्टी
और कहाँ वो 5 स्टार सिसिल और सरकारी रुतबा घर पीटर हाफ। हमें उनकी परवाह नहीं। हम लोग जी भर भर के तो हंसे उस शाम और मज़ा ले लेकर खाते रहे गरम जलेबी और देसी गाढ़े शीरे वाले गुलाब जामुन, बंगाली रसगुल्लों के हमजुल्फ, एक पनीर का दूसरा खोए का। अब नमकीन हो जाए। समोसे। 2 प्लेट समोसों का ऑर्डर। खाते खाते चिंता की मिर्ची लहर उठी और चेहरे पर फैल गई। जयदेव ने बड़े सलीके से पूछा, कहीं कुछ भूल आई हैं क्या? नहीं, समोसे के साथ कुछ याद आ गया है। क्या पूछ सकता हूं? हाँ, इसे खत्म करके बताऊंगी। गरम गरम चाय का दूसरा ग्लास, खूब मीठी चुस्कियां। सिर्फ इस मौसम ने ऐसे शीरे भरी दुकानों पर ही ली जा सकती हैं। हम उठे और केमिस्ट शॉप पर जा खड़े हुए। समोसों का इलाज। दवा का पत्ता उठाकर पर्स में रखा। जय, अब मैं अपनी सेहत के लिए बेफिक्र हूं। बरसात कुछ थम गई थी। हम मजे मजे चलते हुए इंस्टीट्यूट के फाटक की ओर से पहुंच गए। हल्की सी चढ़ाई पर भी इस पुरानी मशीन को सांस चढ़ने लगा था। जयदेव बोले, कुछ देर रुक सकते हैं। राष्ट्रपति स्टेट की ये गहराती शाम, पेड़ ढलते सूरज को चुनौती दे रहे हैं और वो बच्चों को परचाने के लिए हल्की चमकीली रोशनी फैला रहा है। अपने अपने वृत्त में बने रहो बच्चों, कल मिलेंगे, तब तक आराम करो। झिंगुर बोलने लगे थे। आपका मॉल रोड जाना तो रह गया। कोई गम नहीं। अचानक ही सोचा कि सिसिल में चाय पीनूंगी, पोस्ट ऑफिस तक जाना ही था। जयदेव तुनके, याद होगा मैंने आपसे कहा था कि कुछ भी पोस्ट करना हो तो मुझे बताया करें। मेरे घर के पास ही तो पोस्ट ऑफिस है। ऐसी बरसात में आपको ये काम करना पड़े, ये ठीक नहीं। ऐसा कोई भी काम हो, एक फोन काफी है। जयदेव, मुझे अच्छा लगा। इत्तफाक था कि इसी बहाने हम मिल गए। काम कैसा चल रहा है? ठीक सा। हाँ, आप क्या कर रहे हैं इन दिनों? हशमत को फिर से देख रहा हूं। आपको बताना चाहता हूं कि जब दोबारा पढ़ा तो इस बात को लेकर परेशान हुआ कि उस दिन ठीक से क्यों नहीं कर पाया। जय, लगता है हम दोनों अपने अपने ढंग से उस शाम पर ठिठके हुए हैं। मैं उस शाम की संभावनाओं को शायद ऐसे कोण से देख रही थी जहां हशमत के पाठ से ज्यादा अहम हो गया था हशमत का लेखत। उस दिन के लिए माफी मांग रही हूं जयदेव। आगे कुछ और नहीं कहेंगी आप, क्योंकि माफी तो मुझे मांगनी है। स्क्वायर हॉल वाली सड़क पर हमने एक दूसरे को बाय बाय की। जय नीचे उतर गए और मैं ऊपर की चढ़ाई चढ़ने लगी। मैं हल्का महसूस कर रही थी और खुश थी। जय जैसे खालिस खड़े दोस्त को कौन खोना चाहे? हम उसे ही खो देते हैं जिसे ज्यादा चाहते हैं। जयदेव की ग्रे जर्सी और उसमें से ऊपर की ओर निकला शर्ट का कॉलर उत्तर प्रदेशी लुनाई में कुछ ज्यादा ही चमक करता। इस पर बात हुई तो जयदेव संकोच से हंसे। शाबाशी देने के अंदाज में कहा, आपकी कल्पना और उसकी नाटकीयता दोनों काबिले तारीफ हैं। हशमत को लेकर जयदेव फोन पर थे। कोशिश कर रहा हूं ये समझने की कि इन टुकड़ों में कौन से हिस्से स्त्री पाठ में आते हैं और कौन से पुरुष पाठ में। नटखट होकर कहा, कहीं अपने आलोचकीय विमर्श में ये न कह दो कि ये स्त्री का पाठ है, इसे सिर्फ स्त्री पढ़े, ये पुरुष का पाठ है, इसे केवल पुरुष पढ़े। मानवीय पाठ कौन प्रस्तुत करेगा? क्या सिर्फ पुरुष ही? त्रस्त और त्रासदी स्त्री है, चिंतन और विवेक पुरुष है। जयदेव की बेरुखी संकोच में ऊपर आई। क्या कुछ ऐसा कहना चाह रही हैं कि ये पुरुष के पुरुष होने के भुजबल से जुड़ा है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही। आप अपने मापदंडों से पाठ की जांच करें। मैं क्या कहती हूं इसे भूल जाइए। नहीं, मैं स्त्री राजनीति पर नहीं हूं। मैं इसे साहित्यिक पाठ की तरह देखना चाहता हूं। स्त्री पुरुष की अलग अलग सीमाओं संस्कारों का अतिक्रमण हो रहा है, किया जा रहा है। ऐसे में स्त्री पुरुष दोनों के अपनत्व और सामूहिक पहचान में भावात्मक तालमेल बिठाने को एक नई भाषा ईजाद करनी होगी जो मानवीय संबंधों की फिर से पड़ताल करेगी। लगता है भाषण सुन रहा हूं। हम दोनों हंसे। जयदेव, हम लेखकों के पास अपने अपने हक में कुछ छोटी बड़ी जानकारियां होती हैं जिन्हें हम रचनात्मक सच्चाइयां बना लेते हैं। आप अपने आलोचकीय सिद्धांतों से कुरेदिए, फिर हमें समझाइए कि देखो भाई, लिखाड़ी खिलाड़ी ऐसे बना जाता है। जय अच्छे मूड में थे। इन दोनों के फर्क पर रोशनी डालिए। जैसे कोई कहे, हिमाचली है सुंदर, सौम्य, भले और समझदार, मैदानी पंजाबी भाइयों की तरह फितूरी और तंदूरी नहीं। इन दोनों की देह भाषा में
फर्क लगे तो नया दर्शन बनाना होगा, समझ ले कि सिद्धांत बन गया। अब मालूम हुआ आप शब्दों को कैसे मिलाती जुटाती हैं। बुरा मत मानना जय, ये इतना सहज और सहल नहीं। राज की बात इतनी ही कि ये दोनों शब्द हिंदी दिवस की देन है। ऑडिट एंड अकाउंट्स के हिंदी समारोह में एक प्रहसन प्रस्तुत किया गया था, पंजाबियों पर इतना सटीक कि वहां बैठे बैठे तंदूरी और फतूरी का जोश मेरी डिक्शनरी में दाखिल हो गया। हम देर तक हंसते रहे थे। हशमत वाले पुराने सब तनाव हवा हो गए। बाउलूगंज की छोटी सी दुकान में मोजा लेने गई कि छोटे छोटे तावलों पर नजर पड़ी। उनके साथ ही ख्याल में आ गई अपनी छोटी सी सहेली कस्तूरी बरुआ। चंचल चपल चौकन्नी और सुंदर मुखड़े के साथ नाम है कस्तूरी। फूलों की कढ़ाई वाले 2 हैंड टावल लिए और जैसे ही बाहर निकली एक साथ दिखे जयदेव और कस्तूरी अपने माता पिता के साथ। छोटी सी बचपनी आवाज में नाम से पुकारा, कृष्णा आप यहां क्या कर रही हैं? जयदेव ने कहा, सोबती जी। मैं चकित हुई। हेलो जयदेव, आप पहले सबसे ताजा पीढ़ी से बात कीजिए। वाह, आप दोनों मेरे आगे हैं और ताजे हैं। नहीं, इस समय मध्यस्थ हो, आप दोनों को मिला रही हैं। कस्तूरी बोली, आप किसको मिला रहे हैं? अंकल क्या कह रहे हैं? जयदेव ने कस्तूरी से हलो की और प्यार से कहा, ये मुझे आपसे मिला रही हैं। मैं चकित हुई। जयदेव कुछ कह रहे हैं? बरुआ युगल खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। मैंने लिफाफा आगे किया। ये तुम्हारे लिए कस्तूरी। थैंक यू कृष्णा, मैं तुम्हारे लिए भी एक छोटी सी भेंट लाऊंगी। मैंने झुककर कस्तूरी के कान में कहा, मुझे तुम्हारी ड्राइंग चाहिए घर में लगाने के लिए। अच्छा, फ्रेंच बाउल भाइयों के नाम वाला ये पहाड़ी बाजार काफी दिलचस्प है। अब किधर? कल भीष्मा और शीला जी आ रहे हैं, आपको आना है। हाँ जयदेव, मैंने आपकी बताई बेकरी में केक ऑर्डर किया था। अब मैं उस पर ही भीष्मा और शीला जी का नाम लिखवाना चाहती हूँ। उसका फोन नंबर नहीं है। जयदेव, मैं आज भी तुम्हारी वो निगाह नहीं भूली। व्यंग्य, मैत्री, विस्मय और खीज एक साथ। कुछ ऐसे जैसे विश्वास ना होता हो कि मैं ही ये कह रही हूं। कितनी दिखावटी है ये सोच। मैंने अनदेखी कर कहा, आपके पास उसका फोन नंबर होगा? जयदेव ने मानो मेरा सरोकारी पाठ पढ़ लिया हो। जो लिखवाना चाहती है मुझे लिख कर दे दें, उस तक पहुंचा दूंगा। आपको परेशान कर रही हूं? जय ने तीखेपन से एक बार फिर से सरसरी नजर से देखा, जैसे सोच रहे हो ये कैसा सांचा है, और हंसकर कहा, अब उसकी चिंता न कीजिए, आपके मन मुताबिक ऑर्डर किए केक की सारी बारीकियां देख ली जाएंगी। लगा कि जय मन ही मन हंस रहे हैं, ये सोच सोचकर कि इस वर्ग की असलियत आखिर है तो क्या। याद रखिएगा जय और सरोज, आप कल शाम आ रहे हैं। इसके लिए आपसे अभी माफी मांग लेता हूं। कल सुबह दिल्ली से मेहमान आ रहे हैं, उन्हें साथ ले आइए जयदेव, आपका आना जरूरी है। जयदेव के चेहरे पर गंगा जमुनी धज उभरी। इंतजार ना करें, मौका लगा तो पहुंच जाऊंगा, नहीं तो। सरोज पास खड़े खड़े मुस्काती रहीं। भीष्म और शीला के साथ शाम अच्छी रही। चाहने वालों से घिरे दोनों खुश थे, मगर भीष्म के करीब होने पर भी जयदेव और सरोज शामिल ना हो सके। बसंती पर चर्चा होती रही। जय ने अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया था। शिव डार से बिछुड़ी के अनुवाद पर थे। जयदेव के सुझावों पर गौर कर रहे थे। बेशक जयदेव के पास वक्त की कमी थी, पर कंजूसी नहीं। मदद के लिए हमेशा तत्पर। महीनों बाद एक दिन मॉल पर घूमते घूमते जैसे मुलाकात हो गई। जाने क्यों वो मुझे बहुत अकेले लगे। कारण लंबी छुट्टी भी हो सकता है। चेहरे पर भाव कुछ ऐसा कि कुछ भी कुरेदना या टटोलना खतरनाक हो सकता है। आशियाने में लंच के लिए निमंत्रण दिया तो व्यस्त होकर कहा, मैं जल्दी में हूं, इस वक्त नहीं। हाँ, आप आएं इतवार को घर पर, लौटने में टैक्सी का इंतजाम हो जाएगा। आपके यहाँ आना तो सदा ही अच्छा लगता है। मैं शनिचर शाम फोन करूंगी। इस वक्त तो हम कुछ लें, कहीं भी? नहीं, मुझे कहीं पहुंचना है, वक्त दे रखा है। अच्छा। जयदेव जल्दी जल्दी लिफ्ट की ओर बढ़ चले। ये शिक्षक गण कितने मसरूफ, और हम जैसी मौजमार लेखक बिरादरी हमेशा फुर्सत ही फुर्सत में। कभी तो दूसरों को शक होने लगता है हमें देखकर कि कहीं हमने लिखने का काम किसी दूसरे को ठेके पर तो नहीं सौंप रखा। एक हम हैं, जाने कब लिखते पढ़ते हैं। एक ये है कि हमेशा व्यस्त। अशिक्षित उपन्यासकारों और शिक्षित आलोचकों के दरमियान का फर्क।
कैसे समझाएं उनको कि हमारे निकट अध्ययन का अकेला और एक हरापन उस एकांत को रूपांतरित नहीं करता जिसे रचना जन्म लेती है। उसके लिए पहले अपने को उन्मुक्त छोड़ना होता है और फिर संयम से अनुशासन से जोड़ना होता है। ये शब्द के प्रति दोहरी जिम्मेदारी है। वक्त की गिरफ्त में हैं मगर आजाद लगते हैं, सीमाओं हदों से बाहर होते हैं क्योंकि संयम की सत्ता से जुड़े रहते हैं। जैसे मुलाकात का प्रभाव कुछ ऐसा हुआ कि इस न्यूट्रल जोन में मैंने आशियाना लंच मिस किया। शायद अच्छा ही किया। ताजे टमाटर का सूप लिया, पलटकर पान की दुकान से डनहिल सिगरेट का एक पैकेट जयदेव के लिए खरीद लिया। उन्हें दिया तो संकोच और रुखाई से कहा, मैं तो आपके सामने सिगरेट नहीं जलाता। फिर ये महंगा ब्रांड मेरा नहीं, आप मेरी आदत बिगाड़ देंगी। इसका अंदेशा न रखो जयदेव। मैं एक ऐसी लेख हूं जो ना किसी को बिगाड़ सकती है और ना संवार सकती है। इसे मुझ जैसे बंदे की पसंद समझो जो कभी कभार तनावों को कम करने के लिए इस ब्रांड को जलाता बुझाता रहा है। तुम्हें मालूम हो जयदेव, मैं अपनी मेहनत के पैसों की बहुत इज्जत करती हूँ। तुम्हें गलतफहमी ना होनी चाहिए। मैं ना पैसा फूंकती हूँ ना झोंकती हूँ, तमीज से खर्च करती हूँ। हिसाब सुनो, लंच नहीं लिया, साफ 2 बचे। जो टिप देना था उसका सूप पिया, सिगरेट के लिए 1 पत्ता दिया, बाकी चेंज लिया। अब बताओ कैसा रहा ये करतब? मुझे माफ करें, मुझे नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं? व्यक्तिगत नहीं तो अपनी कार्यकारी चिंताओं को तो बांट सकते हैं। लिखने पढ़ने के दबाव में कभी तो मादक गंध भी चाहिए होती है। चाहे तो। जयदेव की आंखों में शिक्षक का अनुशासन उतर आया। गंभीरता से कहा, चाय सिगरेट की लत ही काफी है, इसके आगे मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं मन ही मने समझदारी पर हंसी। आपके दोस्त इतने हैं कि एक एक शाम एक को मिले तो साल भर की शामें व्यस्त। नहीं, मेरे परिचित ज्यादा हैं, दोस्त कम। दोस्तों से परिचित कहीं अच्छे। ना वे दोस्तों की तरह आपके समय को लेकर मनमानियां कर सकते हैं, ना आप उन पर बोझ डाल सकते हैं। जयदेव व्यंग से हंसे। अच्छा है, आपने खुराफातें नहीं पाल रखी। हाँ, हम जैसे किस श्रेणी में हैं? परिचित? नहीं, सब दूरियों के बावजूद आप एक अच्छे दोस्त हैं। दोस्त? कोई एतराज तो नहीं जय? जय चौकन्ने हो गए। कहा, हम न जाने ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कहना चाहती रही कि तुम्हें उकसा नहीं रही जयदेव। तुम्हारे तनाव तुम्हारे अंदर घर कर रहे हैं, उनके लिए बाहर का रास्ता खोजना जरूरी है। न कहीं झुंझलाहट का कारण है, न छटपटाहट का। फिर जयदेव को कौन सी अनदीखती चिंताएं घेरे रहती हैं, जैसे कहीं जल्दी जल्दी पहुंचना हो। जयदेव 11 बजे आने को थे। शमोजान और कामदार भीखमलाल के अनुवाद को लेकर कुछ प्रश्न और पाठ की जिज्ञासाएं थी। खिड़की से उन्हें आते देखा तो मेज पर चाय लगा दी। ऊपर पहुंचे तो, जय, मैं आपके साथ चाय का मुकाबला कर रही हूँ। सोचा एक बार तो आपके लिए मैं भी चाय बना सकूं, बाद में आप मौका नहीं देंगे। दशकों के बाद इन पुरानी कहानियों का पाठ पड़तालते हुए मुझे अपने कपड़ों से एक खास तरह की पुरानी गंध आने लगी थी। मन ही मन बहुत कोफ्त हुई, मगर जयदेव की तालीम में बीच का रास्ता नहीं है। मौसम सर्द था और खुशगवार, इसलिए कायदे से सब कुछ संपन्न हुआ। शम्मोजान के कागज समेटकर फाइल में रखे और किचन से ताज़ी चाय बनाकर ले आए। काम कैसा चल रहा है? वो ही बेढंगी चाल और धीमी रफ्तार जो पहले थी सो अब भी है। जयदेव हंसे नहीं। सुनते हैं आपकी शामें सार्वजनिक हो उठी हैं? क्या समारोही परिधान की तरह दूर से नजर आने लगी हैं? क्षमा करें, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए। क्यों नहीं जाए, मित्र होने के नाते तुम्हें अधिकार है। आपके साथियों का कहना है कि आपको शाम का शुगल भाग का है, इसीलिए यार दोस्त इकट्ठा होते हैं। देखो जय, इतनी सुंदर जगह में अपन ने चिंताओं की हाट नहीं लगाई तखी। उन्हें तो मैं दिल्ली के गोदाम में बंद कराई हूँ। वापस पहुंचकर देखूंगी। मजे मजे काम करती हूँ और खुश रहती हूँ। इस पर भला किसको ऐतराज हो सकता है? सेमिनार के बाद और डिनर से पहले का वक्त मेरे यहाँ इसलिए कि मेरा घर डाइनिंग रूम के सबसे निकट पड़ता है। दोस्तों का वहां इकट्ठा होना भी क्या बुरा है। जयदेव खामोश रहे। प्यालों में चम्मच चलाकर कहा, वक्त आपका है, किसी और का नहीं, और काम भी आपका है, किसी और का नहीं। मैं हंस दी। सूक्तियां घड़ने लगे हो जयदेव? जयदेव अपनी चुप्पी को जैसे तरतीब देते हैं। कहाँ तक पहुंच गया है उपन्यास? भीष्म नियमित रूप से काम किया करते थे। दिग्गजों से मेरा क्या मुकाबला, मैं उनकी पंक्ति में नहीं हूं। जयदेव के माथे पर तेवर देखकर कहा, देखो, इतनी बारीक बातें मेरे दिमाग में देर से बैठती हैं और देर से ही सुलझती हैं,
ये ना भूलो कि मेरे पास एक पंजाबी खोपड़ी है। बात की महीन सुइयां देर से प्रकट होती हैं। जयदेव कुछ ऐसे चकित हुए जो मैंने अनजाने में ही उनके मकसद को छूने का निर्णय किया हो। सभी को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, पर जय, मुझे नहीं। मैं अपने को दशकों से जानती हूँ। जो चाल पहले थी वही अब भी है। मैं उम्मीद को अपने से दूर रखती हूँ। इसे लेकर मुझे कोई हड़बड़ी नहीं। जयदेव में शिक्षक स्थित हो गया। तीखी आवाज में कहा, सुनते हैं आपने क्षेत्रीयता और स्थानीयता को लेकर कोई फिक्रा कसा है जो अच्छी रुचि का परिचायक नहीं। समझ गई। हैरान होने की क्या बात है। बातचीत में लोक कथात्मक आस्वाद का पुट भी यदा कदा उभरता रहना चाहिए। बदले में जय ने तीखे गले से कहा, जिसने मुझे बताया है उसने खुद भी बहुत बुरा मनाया है कि आपने उसे विशेष रूप से धमकाया। लगा जयदेव खुद प्रदेश बनकर मुझसे सफाई मांग रहे हैं। देखो जय, अगर हिमाचल में बैठकर कोई भी हिंदी प्रदेशी ये कहे कि हिमाचल में आकर हम जैसों का हिंदी का उच्चारण बिगड़ जाता है तो आप कैसा महसूस करेंगे? जयदेव, तुम भी अब हिमाचली हो, सुनकर कैसा लगेगा? ये सिर्फ भाषाई हेकड़ी ही नहीं थी, शिष्टाचार के भी विरुद्ध था। जो प्रदेश आपका मेजबान है उसके उच्चारण के बहाने उसकी अवमानना करना मुझे गलत लगा। उच्चारण बिगड़ने और बदलने की बात करें तो इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ, कानपुर, पटना, भोपाल, जयपुर के उच्चारणों का क्या हम बारीक फर्क नहीं समझते? अपने अपने स्थानीय रूपों को हम दूसरों पर क्यों लागू करना चाहते हैं? हिंदी का स्टैंडर्ड उच्चारण तो सिर्फ इलाहाबाद वालों में है। उन्हें ब्रिटिश काउंसिल की तरह इसके कैसेट बनाने होंगे। एक दूसरे को दीनहीन समझने की और दूसरों पर छीटाकशी की आदत से अपने को उबारना होगा। जयदेव जल्दी में पीछे मुड़े। मुझे दुख है। मुझे आपसे इस प्रसंग पर बात ही नहीं करनी चाहिए थी। जयदेव, अब तुम गलत हो रहे हो। तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं अपने को सुधारूंगी कैसे? यूनिवर्सिटी में चर्चा थी कि आप अपने तानाशाही स्वभाव से लोगों को त्रस्त किए रहती हैं। हकीकत इससे ठीक उल्टी है। साफगोई से त्रस्त होने की कमजोरी हमें छोड़नी होगी। हंस हंसकर सहमति और खामोशी से असहमति, ये वयस्क होने का तरीका नहीं। जयदेव खामोश हुए रहे। माथे पर तनाव दिखने लगा था। क्या ताजी चाय हो जाए? जयदेव के गंगा जमुनी मुखड़े पर फिर घटाव भर आई। इस बार दालचीनी और अदरक वाली चलेगी ना? हाँ। दोनों चुपचाप चाय पीते रहे। सैर से लौटकर शिव शामिल हुए तो जयदेव की रुखाई पर कुछ चिकनाहट उभरी। जय ने इस किचन की गड़बड़ देखकर गैस का कार्ड कवर में डालकर लटका दिया था, जो दिखता रहे और गैस सिलेंडर के आते ही भगदड़ न पड़ जाए। अच्छा, चलता हूं। सरोज इंतजार कर रही होगी। हम बाहर लॉन में खड़े खड़े जाने के क्षण को टाल रहे हैं। छोटी बातों के लिए अपने को परेशान न किया करो। अंदर से बाहर बुहार दिया करो। कमरों में गर्द इकट्ठा हो जाती है तो उसे साफ करना पड़ता है। किसी का कहा सुना, नोक-झोंक, तीर तरकश दिल के अंदर धस जाए तो उसे अविलंब अपने से बाहर कर दो। जय, मैं ऐसा ही करती हूँ, करती रही हूँ। अपनी सीमाओं पर आंख रखते हुए मुझे ये एहसास हमेशा बना रहता है कि किसी भी कचरे के लिए मैं अपनी नज़र को क्यों मैला होने दूं। अंदर ही अंदर खीज और झुंझलाहट से इसकी कीमत अदा करनी पड़ती है, अपने निज के खाते से। अपनी दृष्टि में जो निर्मल निर्मम है उसे आप, मैं या तुम के स्तर पर लाकर गेंदला करें तो उस प्रदूषण को निकाल बाहर करने में आपको वक्त लगेगा। आप उस आंतरिक स्वच्छता और संयम को कैसे बरकरार रख पाएंगे जिसके बल पर भाव और विचार पकड़ में कुछ ही देर के लिए आते हैं? वे आपको ज्यादा वक्त नहीं देते। जय, तुमने भी महसूस किया होगा कि कभी तरंगों से उभरते हैं कुछ विचार और आपकी लापरवाही या किसी व्यावहारिक हस्तक्षेप से किसी मामूली से साधारण गौण में तिरोहित हो जाते हैं। अपने को बचाती हूं इस हानि से। जाने तुम इसे कैसे देखते हो? एकाएक लगा मैं बचकाना बातें कह रही हूं। जयदेव सामाजिक व्यवहारों को मुझसे कहीं अच्छा जानते हैं। कहा, जयदेव, ये मामूली टोटके हैं। हम सभी अपने अपने ढंग से इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जयदेव के साथ साथ सीढ़ियों से उतरी। पब्लिक एंट्री के सामने हम न जाने फिर रुक गए। कुछ ऐसे लगा मुझे कुछ और भी कहना है। मेरे माकर फिर खत्म होने को है, आपको फिर मंगवाने की तकलीफ दूंगी। जयदेव हंसे। मैं खुश हूं कि आप काम कर रही हैं। एक छोटे उपन्यास का पहला ड्राफ्ट कर चुकी हूं, दूसरे पर काम जारी है और हशमत भी। सुनकर जय खुश हुए। लगा चेहरे की रौनक लौट आई। शहर से जो भी चाहिए हो मुझे बताना न भूलें। मैं कल माल जा रहा हूं, लिस्ट बना लीजिएगा, किसी को लेने भेज दूंगा।
मैं जयदेव को उतराई से उतरते देखती रही, पूरी पहाड़ी चाल। इस बीच कुछ अच्छा हुआ ऐसा कि हम दोनों खुश हुए। दूरदर्शन के लिए बनाई जा रही फिल्म में प्रयाग शुक्ला मुझे इंटरव्यू करने वाले थे। टीम शिमला पहुंची तो प्रयाग साथ नहीं थे। मेरे लिए उनकी अनुपस्थिति किसी संकट से कम नहीं थी। उनको लेकर उम्मीद ये थी कि प्रयाग की सहज सुथरी शैली से कुछ कहने का आत्मविश्वास जुटा सकूंगी। संस्थान में नजर दौड़ाई, कोई करे या न करें की सोच में, कोई करना चाहते हुए भी न कर सकने की मजबूरी में। आखिर जयदेव से प्रार्थना की गई। वो बहुत उत्सुक नहीं दिखे, फिर दूरदर्शन के आग्रह पर अपनी स्वीकृति दी। कैमरे के सामने हम दोनों ही अपनी अपनी झिझक को लेकर आश्वस्त नहीं थे। धूप से उजली रोशन मेरी स्टडी को छोड़कर जब कांता पंत ने हमें बाहर लॉन में बैठने को कहा तो हम दोनों खामोशी से एक दूसरे तक पहुंचाते रहे कि खुले में आवाज बिखर जाएगी, सैलानियों का शोर होगा और शायद धूप की चौंध में आंखों को भी परेशानी हो। खासा अटपटा लगा। खीज हुई, फिर शुरू होते ही सब सहज हो गया। जय, तुम्हारी ओर से मुझ पर कोई दबाव नहीं था और मेरी ओर से किसी प्रभावी जटिलता का आग्रह नहीं था, क्योंकि मुझे तुम्हारी आलोचकीय दृष्टि में विश्वास था। कुछ कह सकने की वजह एक और भी थी कि कैमरे के सामने हम दोनों नौसिखिए थे और एक दूसरे के रुआब तले नहीं थे। वक्त, तिथि, स्थान और समय को लेकर वो दोपहर मेरे जहन में अंकित है। राष्ट्रपति निवास की ऐतिहासिक इमारत के सामने बिछा लॉन और हम दो नए पुराने वक्तों के दो चेहरे, दो रंग। तुम्हारी ओर से तुमने मुझे पूरी छूट दी कि मैं वो कह सकूं जो मैं कहना चाहती हूं, जो कहने की रचनात्मक क्षमता रखती हूं। ये नहीं कि प्रश्नों के बहाने ऐसा घेराव हो कि अपने तक न पहुंच सको। याद कर रही हूं तुम्हारा वो प्रश्न जिसका जवाब देने में मुझे अपने स्वभाव की ही परिक्रमा करनी थी। आपको गुस्सा क्यों आता है? इत्तेफाक ही था कि वो प्रश्न और उसका उत्तर दोनों इस प्रोग्राम के बाहर रह गए। कुल मिलाकर वो दोपहर ठीक से गुजर गई, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के आत्मविश्वास को जगा रहे थे, एक दूसरे का मुंडन नहीं कर रहे थे। तुम हंस रहे हो जयदेव, तुम कभी कभार ही हंसते थे। कैमरे की आंख से बेखबर वो हरी भरी दुपहली सुबह मेरे जहन में अंकित है हमेशा के लिए, जब तक स्मृति में उसे लौटा सकूं। लगभग वर्ष भर के बाद जब हम लोग लाउंज में फिल्म देखने को बैठे तो तुम भी मौजूद थे। हम दोनों के संवाद से जो उभर कर आया वो इतना भर था कि दुनिया को कौतूहल से देखती हूं। मैं तुम्हारी प्रश्नोत्तरी देख चुकी थी। विश्वास करो, तुम्हारी मदद न होती तो मैं ठीक से जवाब न दे पाती। मैं किसी दूसरे की दौड़ नहीं दौड़ रही थी। दुविधा या अनिश्चय से दूर तुम अपने प्रश्नों में लेख के हिमायती। जयदेव, तुम अनमने से मुझे चुपचाप देखते रहे थे, फिर झिझक और संकोच से पूछा, क्या ये सब कुछ आप मेरी जिज्ञासा के उत्तर में कह रही हैं? कहीं गुस्ताखी तो नहीं हो गई? मैंने जयदेव के स्वभाव की चुप्पीली अदाओं का मजा लिया। नहीं, इसका संबंध तुमसे नहीं मुझसे है। बड़बोलापन, अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर मैं अपने को आश्वस्त कर रही हूं। इसका कोई कारण भी तो होगा। मैं गंभीर हो गई। हाँ है, तुम्हारी निगाह की ठंडी बेचैनी। जयदेव, तुम परेशान इसलिए नहीं हो कि तुम्हारे प्रश्न अच्छे नहीं थे, बल्कि इसलिए कि मैं सिर्फ तस्वीरें जुटा रही थी, वो कि तुम्हारे प्रश्नों के सहारे। काम चलाऊ वृत्तांत और संवाद में काश हम दोनों मिलकर कुछ नया अर्थ या आयाम जोड़ सकते। आप सख्त इम्तिहान ले रही हैं। जय, तुम आदतन बहुत कुछ कहने से कतराते रहे हो। ऐसा भी लगता रहा कि क्योंकि तुम बोलने के नहीं, काम करने और कम कहने के आदी थे, तो तुलना में हम जैसे ज्यादा कहते चले जाने के दोषी भी कहे जा सकते हैं। महाश्वेता के लेखक और लेखन को लेकर तुम्हारे कुछ ही फिक्रे मुझे उस गहरी समझ और प्रतिबद्धता के संकेत देते रहे जो तुम सा व्यक्तित्व अपने में जगाए रहता है। तुम कैसे महाश्वेता के आदिवासी मेले में गए और लौटने में क्या क्या मुश्किलें पेश आईं, कैसे स्टेशन मास्टर ने मदद की, तो मात्र उन घटनाओं को नहीं, उन गहरी मानवीय आस्थाओं को प्रकट करते रहे थे जो तुम्हारी सोच का मुख्यतम हिस्सा थीं। जयदेव, हमारे दरमियान तकरारें भी कम नहीं हुई, कहना होगा कि एक तरफा रहीं। तर्क, असहमति, वाद विवाद, विरोध, नाइत्तेफाकी कुछ कारगर नहीं हो सकती अगर भिड़ंत दोनों तरफ से ना हो। तुम बहुत कुछ को पी जाने और अपने दिल में रखने के माहिर और हम जैसे जोशीले,
लगातार महसूस होता रहा कि जितना कुछ तुम अपने अंदर रखते हो उसका खामियाजा भी तुम्हें खुद ही उठाना पड़ता है। शायद गलत कह रही हूँ, तुम्हारे चले जाने के हादसे को भूलने की कोशिश कर रही हूँ, पर इस वक्त इन पन्नों पर तुम्हें संबोधित करते हुए मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, ये समझकर कि तुम चले गए हो फिर भी तुम हमारे इस टोले में मौजूद हो, हमारे ख्यालों की दुनिया में। 6. जिंदगी नामा के अंग्रेजी अनुवाद के बारे में हम लोग कैफे में मिल रहे थे। तीसरी मंजिल पर स्टडी की खिड़की से देखा ग्रास कॉटेज पार कर जयदेव कैफे की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। चढ़ाई चढ़ने और उतरने में जय की चाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। फुर्तीले कदम और कंधे पर वही झोला। मैं लिफ्ट से नीचे उतर गई। बाहर धूप में कुर्सियां खींच कर बैठे तो आंखों ने सामने बिछी घाटी फलांगी और जतोग की लाल छतों को पुतलियों में घेर लिया। ऑर्डर किया, 1 चाय 1 कॉफी। जय ने इधर उधर देखा। हर रोज कैफे में घूमती पालतू बिल्ली नहीं दिख रही। वेटर साहब प्याले लेकर आए तो पूछा, आज बिल्ली मौसी नहीं दिख रही? वो कोने में बैठी है साहिब। सुबह कैफे के लिए दूध भगोने में डाला, अभी गैस पर ना रखा था कि आधे से ज्यादा पी गई। हम हंसे, इसका दांव लग गया। साहिब कभी नहीं पीती, नाश्ते का इंतजार करती है। आज जाने क्या हुआ, डांट पड़ी तो रूठ कर बैठी है। जयदेव कुर्सी से उठे, बिल्ली मौसी के सिर पर हाथ फेरा, पुचकारा, कटोरी में दूध मंगवाया। लो पियो, शाबाश, इतना गुस्सा नहीं करते। मौसी उसी तरह सिर डाले बैठी रही, आंख तक न उठाई। साहिब गुस्सा मना रही है, नाश्ता रखा था इसके सामने नहीं खाया। मालूम नहीं दूध पीने का पछतावा है कि डांट पड़ने की रुसवाई। लगता है भूख हड़ताल कर दी है। लीडर बनने का प्रोग्राम लगता है। जय ने पूछा, आपने एक्सटेंशन प्रोग्राम में आने को क्यों मना कर दिया? मैं तो छुट्टी पर हूं, किसी ने बताया तो जाना। जयदेव, इसकी वजह इतनी ही थी कि आप आज शाम कहें कि कल लेक्चर के लिए आइए, तो आपके ख्याल में इसका जवाब क्या होता? यही ना कि नहीं आ सकूंगी? उनसे यही कहा कि तैयारी के लिए कुछ वक्त देना चाहिए। जवाब में आयोजक कहने लगे, आप कुछ ना भी बोलें तो भी चलेगा, आपको लोग देख तो लेंगे। मुझे दुख है, आप अपने प्रोग्राम और वक्ताओं दोनों को बड़े भोलेपन से देखने के आदी हैं। मैं नहीं आ सकूंगी। जयदेव कुछ बोले नहीं। मुझे कोफ्त हुई। क्या कुछ गलत हुआ? नहीं, पर कुछ ठीक भी नहीं हुआ। आप पिछले महीने आर्मी हेडक्वार्टर में गई थी। अच्छा रहा। मैंने जिंदगी नामा से पाठ किया। पहले परिचय दिया, फिर रेजिमेंट्स के विभिन्न टुकड़े पेश किए। जयदेव, व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए ये बहुत कीमती था। आर्मी हेडक्वार्टर बिल्डिंग व लंबे बरामदे मुझे हमारे बचपन की याद दिला रहे थे। सीजन में एक बार हमें दादा साहिब की ओर से ट्रीट मिला करती थी। हमारी सेनाओं के रेजिमेंटल इतिहास बहुत दिलचस्प हैं। कश्मीर हाउस की डिफेंस लाइब्रेरी में काम कर चुकी हूँ। जिंदगी नामा में फौजियों के प्रसंग उनकी भाषा में लिखना मेरे लिए चैलेंज था। फिर महायुद्ध के समय भर्ती पर अलग अलग प्रतिपाद्यों के आलोक में रेजिमेंटों के साफों का बयान। मैं इस सब को शहराती जबान में मुहावरे में प्रस्तुत करती तो गलती करती। जिंदगी नामा के पाठ का पूरा मिजाज और उसकी भाषा किसानी खुरदरापन लिए है। इसके पंजाब में स्थित होने के बावजूद गुरदयाल सिंह साहिब को कम मुश्किल नहीं पड़ी। जयदेव बोले, इसका अंग्रेजी में अनुवाद करने की इच्छा है। मुश्किल होगा पर कर सकूंगा। हम एक दूसरे को अविश्वास से देख रहे थे। इसका पूरा ध्वनि संसार किसी भी अनुवादक के लिए चुनौती है। समरहिल में सिक्का बदल गया का अनुवाद आपको कैसा लगा? अनुवाद आसान नहीं था पर आपने कर दिया। पंकज द्वारा की गई इंटरव्यू कैसी लगी आपको? कहूंगी अच्छी आई है। बेहतर हो सकती थी। वक्त का होना और कम होना भी इसकी क्वालिटी को तय करते हैं। लगा जयदेव कहीं और खोए हैं, गंभीर। वही तनाव। जय किसी जाहिरा होड़ में नहीं, लेकिन निरंतर बने रहने वाला ये कैसा दबाव था, जल्दबाजी आने की, जाने की, काम की। जयदेव, समरहिल की इंटरव्यू पर एक प्रतिक्रिया जरूर तुमसे बांधूंगी। नाश्ते पर निर्मलांशु साहिब बोले, आपकी इंटरव्यू देखी। लंबी खामोशी, इतनी लंबी कि मैं परेशान हुई। इंतजार। प्लेट का ऑमलेट खत्म हो गया। प्लेट उठा ली गई। नारंगी छील ली गई, वो भी खत्म हो गई। कुर्सी से उठते उठते गहरी सोच की मुद्रा में कहा, अच्छा होता अगर कोई महिला आपका इंटरव्यू करती। उनके चेहरे पर की गंभीरता दिखती रही, फिर खिलखिलाकर हंसी और छिड़ेखाने के अंदाज में, आपको मालूम हो कि पंकज सिंह पुरुष नहीं स्त्री है और मैं बेचारी।
शब्द जब भी या स्त्री नहीं अब पुरुष हूं। वो पल भर को कुछ हतप्रभ से हुए, फिर युगों की विचारक मुद्रा को चेहरे पर बिछाए बिछाए कुर्सी से उठ गए। जयदेव, मैंने उस सुबह अपने को दलित महसूस किया, फिर जाने कैसे अपने को दिलासा दिया कि इन मुद्राओं और भंगिमाओं को झेलने के लिए हमें सफर लंबा करना होगा। लिंग भेद को पाटने के लिए नई भाषा का आविष्कार करना होगा। जयदेव पहले गंभीर हुए, फिर हंसे। ऐसी बहुत सी घटनाएं आपने इकट्ठा कर रखी होंगी। ऐसी बातों की सूची से इस समस्या का कोई हल नहीं होगा। अभी कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। जय व्यंग्य से मुस्कुराए। क्या इन रुकावटों को निकालने के लिए अगले 10 बरस काफी होंगे? नहीं, कम से कम अगली शती के 25 बरस। एक और पहलू, मर्दाना, जो हमारे निकट गंभीर मसला है, वो अब भी तमाशे की तरह देखा जा रहा है। नहीं जयदेव, ये तर्क के लिए भी नहीं चलेगा। इसका जवाब हाँ और ना दोनों। जयदेव सहज दिखने वाले लेखन अभ्यास पर कुछ कह रहे हैं। मैं अपने को लिखने के आतंक से कैसे बाहर रखती हूँ? मुझे लगा मेरे साथ हमदर्दी की जा रही है। अपने एक हिस्से को उन्मुक्त खुला छोड़ना होता है और दूसरे को संयम से कसना होता है। अपने को ढकने से आप पर वो सब हावी हो जाता है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं। हवा के लिए उस छोटे से झरोखे को खुला रखना होता है जहां से हवा का संचार होता रहे। जयदेव कुछ गंभीरता से, कुछ बचाव से देखते रहे, फिर कहा, क्या ये जरूरत सिर्फ स्त्री लेखक की है? मैं कुछ सख्त कहूंगी, वो आपको बुरी लगेगी। हम लोग कैफे से उठे और घर जा बैठे। मुझे दुख है, मैं कुछ ज्यादा ही कह गया। एक ताज़ा चाय और हो जाए? आप नहीं उठेंगी, मैं ताज़ा चाय लेकर आता हूँ। डाइनिंग टेबल पर रखे थैले में से जय ने सरोज के बनाए ताज़े गुलाब जामुन बाउल में रखे और चाय के साथ ले आए। भारतीय जभा का स्वाद, मिठाई देखते ही बैकुंठ धाम। मीठा मीठा चखते रहो, मीठा मीठा खाते रहो और तीते नमकीन मुद्दों से अपने को बचाते रहो। कौन नहीं जानता कि पीढ़ियों के दरमियान बिछी दूरियां और फासले अबूर कर मित्रताएं कायम रखना आसान काम नहीं। अपने अपने धंधे और पंक्ति की खूबियां और खामियां, एक दूसरे की विशेषताएं और व्याधियां, दोनों ओर हावी सामाजिक संघर्षों की तलखियां किन्हीं भी मैत्री संबंधों को या तो अपने मतलब के लिए बीन लेती हैं या धीरे धीरे उन्हें कुतर देती हैं। मित्रों का चुनाव अब एक पेचीदा और उलझा हुआ दर्शन है। सोच विचार कर संपादित संकलित मित्र चयन। मैं तुम्हें उबार दूं, तुम मुझे बघार दो। मेरी सुगंधी महके और तुम्हारी महिमा लहके। दोनों पहियों की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है। एक दूसरे में कुछ सुंदर सुहावना खोज निकालने का तो वक्त ही कहाँ है। न पहले सा रोमांस और न फैंटेसी। सामाजिक गलियारों से उभरते कामकाजी व्यवहारिक गुण अपने अपने बचाव के लिए जो भी न कर गुजरें। अमैत्री के संक्रमण काल में दोस्ती मित्रता अब हर दिन खतरों में। आज है तो कल नहीं, सुबह है तो शाम नहीं। विरोधी खेमों के टेलीफोनें क्रॉस कर रही हैं। बेहद कोमल मुलायम औजारों से एक को दूसरे के खिलाफ भड़काया जा रहा है। कौन किस पर नजर रखे हैं ये सबको मालूम है और मालूम नहीं। जाहिरा शिष्टाचारी खेल हैं और लुकी छिपी रणनीतियां। मैत्री और दुश्मनी अब दोनों सामाजिक धंधे हैं। तेजी से उभरने वाले ग्राफ इन्हें हर दिन अंकित करते मित्रता के रखवाले शातिर मित्र। इसे टोक दो, इसे हाँक दो, इसको आंख दिखा दो, उसको गले लगा दो, इसकी फाइल खोल दो। जयदेव, सचमुच हैरानी होती है ये सोचकर कि हमारी मित्रता का ब्यौरा इन चुस्त दुरुस्त दायों के तो बाहर रहा। तुम एक अच्छे दोस्त की तरह मुझ जैसी पुरानी तारीख की सुविधा और नाहित्यिक छवि की सुरक्षा को लेकर चिंतित होते रहते। साहित्यिक छवि, शहर की साहित्यिक सभाओं के तज़किरे हमने एक दूसरे के सामने कभी नहीं किए। शिमला निवासी जयदेव कुछ झुंझलाते, फिर कुछ कहते कहते रुक जाते। हम दोनों वर्तमान स्थितियों को अपने अपने ही ढंग से पढ़ते। मैं दिल्ली वालों की निगाह से और जयदेव ठेठ शिमलाई संवेदना से। हम दोनों पहचानते थे उस विपरीत को जो अपने अपने खेल के मैदान में खेला जाता है। कभी पिट जाता है और कभी पीठ दिया जाता है। मैंने बहाने से एक दिन कहा, जयदेव, ये निमंत्रण टैक्सी मीटर से जुड़े हैं। अगर पार्टी ने टैक्सी एंगेज कर रखी है तो चलेगी, नहीं तो जहां खड़ी है खड़ी रहेगी। अनचाहे गलत लोगों को समारोह संपन्न हो जाने के बाद निमंत्रण पोस्ट किए जाते हैं। जयदेव, दिल्ली वालों की जिस दिल्लीबाजी की तुम उस दिन बात कर रहे थे, वैसे खेल सब जगह चालू हैं। दिल्लीबाजी, शिमलाबाजी, लखनऊबाजी और न जाने क्या क्या। हम कहाँ अनजान हैं इन बारीक बौद्धिक हथकंडों से और हार जीत की बाजियों से। ए लड़की पर सुबह का संगोष्ठी सत्र खत्म हुआ। हम लोग संस्कृति केंद्र आनंदग्राम के सुहावने लॉन में एक दूसरे से बतिया रहे थे। खाना लगने को था। सामने देखा, केबी, वैद और जय साथ साथ खड़े हैं। तसल्ली हुई। केबी और चंपा जब कुछ दिन शिमला बिताकर दिल्ली लौट रहे थे तो उन्हें छोड़ने स्टेशन चली गई।
प्लेटफॉर्म की जगह मैंने समर हिल का टिकट ले लिया था। केबी बोले, गाड़ी के चलने का वक्त हो गया है और गाड़ी से उतरिए। आपके साथ दिल्ली जा रही हूं, मेरे पास रिजर्वेशन है। और सामान? जरूरत पूरी हो जाएगी। हम हंसते रहे, एक दूसरे पर कसते रहे। समर हिल पर गाड़ी रुकी, मैंने केबी और चंपा से विदा ली और नीचे उतरने को हुई। सामने जयदेव खड़े थे। जयदेव, आप? हाँ, मैं ही। जयदेव डिब्बे में चढ़े, पहले केबी के पांव छुए। केबी ने बड़े भाई की तरह बांह से घेर लिया। चंपा के पांव मत छूना जयदेव, वो नाराज हो जाएगी, मुझसे बहुत छोटी है। हम दोनों ने हाथ हिला विदा दी और जयदेव के घर की ओर चल पड़े। फिर चाय, फिर सूर्यास्त, फिर लंबी सड़क से घर को लौटना। ए लड़की की संगोष्ठी में दोनों सहभागिता कर सके, इसे लेकर मैं खुश थी। आलोच किए ऊष्मा को अपने में जज्ब कर रही थी। लंच के बाद एकाएक जयदेव कहीं गुम हो गए। कुछ गलती तो नहीं हो गई? जयदेव की संकोची तुनक मिजाजी से हम सभी वाकिफ रहे हैं। वो लौटे तो चेहरा दमक रहा था। वो सिगरेट के दौड़ धूप में थे। उनकी प्रस्तुति अच्छी रही थी, कार्यक्रम में गुणा हुई थी और मुझ में संतुष्टि का संचार। जय किसी सेमिनार के लिए विदेश जाने की तैयारी में थे। पासपोर्ट पेपर सब सुभीते से मिल चुके हैं। अब मुख्तसर सी तैयारी ही बाकी है। तैयारी। जयदेव, दिल्ली में इंद्रदेव के घर पर तुम्हारी इतनी अच्छी देखरेख होने के बावजूद धीरज, तसल्ली, उम्मीदें सब बेकार लगती थी। ऐसी छटपटाहट होती कि गुजरे हुए बरसों को तुम्हारे आगे बिछा दें ताकि तुम कुछ देर तो उन पर चल सको। पर उस शाम आकाश निर्मल था, निथरा हुआ, इतना शुभ्र धुला हुआ कि सागर की झलक दे। हम तुम्हारे टेरेस पर से सूर्यास्त देख रहे थे, रंगों की निराली छिड़कन। घाटी पर छाई ढलते सूरज की लालिमा पहाड़ी वैभव में छितरी हुई। स्टेशन की ओर लगे जंगले के साथ साथ पड़े गमलों में इतराती नन्ही कतरीली पत्तियां। किसने नुकीली हरी हरी आकृतियों को संवारा होगा? आंखों के आगे कुछ ऐसा अपूर्व घट रहा था जो हम सब के होने से बड़ा था, भव्य था। तुम अंदर गए और कैमरा लेकर लौटे। इस शाम को उतार तुम इसे स्मृति की दिव्या में संजो रहे थे। जाने क्यों ये गंभीर क्षण हम में से हर किसी को चुपके से कह रहा हो कि ऐसी संझीली सोंधी शामें घटित होती रहेंगी। आंखें इन्हें देख देख सुख पाती रहेंगी, पर इस शाम को एक साथ निहारते हुए हम कभी स्मृति की चिलमन के बाहर, कभी अंदर। बड़े विशाल लैंडस्केप में समर हिल का स्टेशन एक टिमका भर। सामने दिख रही है एक की गोलाई, मुखद्वार उन सुरंगी अंधेरों का जो सिर्फ सुरंग में स्थित। जय, उस शाम तुम्हारी अतिथियों ने जो भी सोचा हो, ये आभास तो किसी को नहीं था कि जब हम दोबारा लौटकर शिमला जाएंगे तो तुम्हें वहां नहीं पाएंगे। पर जयदेव, लगता है तुम कहीं गए नहीं हो। तुम हो क्योंकि मैं तुम्हें लिख रही हूँ। बहुत कम अरसे में अपने दूर पास के सीमित कोणों में से जितना भर देख सकी, तुम्हें उसे ही दोहराने की ये कोशिश भर है। कभी ना कभी ऐसी कोई सर्विस जरूर चालू होगी जिसके द्वारा गए हुओं को लिखित पहुंच सके। जय, मेरी डायरी में दर्ज तुम्हारा फ़ोन नंबर झांक रहा है। तुम अपनी जगह मौजूद रहोगे। नंबर मिलाने पर तुम नहीं सरोज बोलेंगी, या अनु या अतुल। उनकी आवाज़ों में घुली मिली आवाज़ कुछ कुछ तुम्हारी भी होगी ही। तुम कहीं गुम नहीं हुए।